आपका स्वागत है कैडेट पथ बिहार एग्जाम चैनल पे। दोस्तों ये एनईपी का क्लास है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये क्लास दोस्तों ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही आने वाला जो है केवीएस और एनवीएस वैकेंसी, उसके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एनवीएस और केवीएस के लिए लाया गया दोस्तों, और ईएमआरएस का जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला टीयर 1 का, उसके लिए है। तो हम लोग क्लास 1 में 10 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं और 10 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद हम 11 नंबर क्लास में नंबर में जा रहे हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन में हम जा रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 क्वेश्चन हो चुका है क्लास 1 में। आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। एनईपी 2020 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एफएलएन द्वारा बच्चे को की पूर्व साक्षरता, पूर्व संख्यात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल को मजबूत करने के लिए कितने सप्ताह की सिफारिश की गई है। देखिए दोस्तों एनईपी 2020 में एक शुरू किया गया कार्यक्रम, उसका नाम है एफएलएन कार्यक्रम शुरू किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसमें बच्चे को पूर्व साक्षरता मतलब प्री लिटरेसी मतलब पढ़ाई करने के पहले, जब पढ़ाई उसका स्टार्ट होगा क्लास 1 में, तो उसके पहले उसको कुछ सिखाया जाएगा। पूर्व साक्षरता, पूर्व संख्यानात्मक मतलब नंबर जब बच्चे लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4, तो उसके पहले संख्या नंबरिंग पढ़ने के पहले 1 2 3 4 काउंटिंग वगैरह पढ़ने के पहले। और कोग्निटिव मतलब हो गया कि दोस्तों क्या हो गया, सोचने और सीखने की क्षमता को विकसित करने के लिए बच्चों को कोग्निटिव क्या होता है, संज्ञानात्मक क्या होता है, सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करने के लिए, सामाजिक कौशल को मजबूत करने के लिए, सोशल स्किल को मजबूत करने के लिए कितनी सप्ताह का शुरू किया गया है, कितनी सप्ताह के लिए कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों। तो एफएलएन शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। उसमें कक्षा 1 मतलब 1 क्लास के सभी छात्रों को 3 महीने यानी कि 12 सप्ताह का खेल आधारित मतलब प्ले स्कूल जैसा माहौल दिया जाएगा। उसको प्ले स्कूल जैसा खेल में पढ़ाया जाएगा बच्चे को। शुरू के 3 महीना, कितना महीना दोस्तों, 3 महीना यानी कि 12 सप्ताह लगभग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12। How many weeks are recommended by the NEP 2020 FLN to strengthen a child pre-literacy, pre-numeracy, cognitive and social skill। दोस्तों 12 सप्ताह, 12 सप्ताह यानी कि 3 महीना 1 क्लास के बच्चे के लिए है दोस्तों। ये 1 क्लास का बच्चा। किस दस्तावेज में बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति पर चर्चा की गई है। This document discuss multilingualism and power of language। दोस्तों किस दस्तावेज में बहुभाषिता की बात किस में किया गया दोस्तों, कोठारी आयोग में, राममूर्ति आयोग में, या एनपीई 1986, या एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुभाषिता की बात किया गया दोस्तों। बहुभाषिता मतलब कि बच्चे को लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा दोस्तों बच्चे को, और उसके साथ साथ बच्चे को अंग्रेजी भी सिखाया जाएगा। और मतलब जो बच्चा के लोकल लैंग्वेज को प्राथमिकता दिया जाएगा। तो हर एक का लैंग्वेज अलग अलग होगा, तो हर एक का लोकल लैंग्वेज अलग होगा, तो बहुभाषिता की प्राथमिकता दी गई है इसमें। एनईपी 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की बड़ी संख्या वाले क्षेत्रों के स्कूलों के संदर्भ में छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर का लक्ष्य क्या है दोस्तों। एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित, दोस्तों देखिए पिछड़ा इलाका, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्या होगा दोस्तों, पिछड़ा इलाका हो गया। छात्रों को बड़ी संख्या वाले क्षेत्रों के स्कूलों में संदर्भ रेफरेंस में छात्र, रेफरेंस दोस्तों क्या होता है, जब आप टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो क्या है रेफरेंस। आप गए कोई आदमी से मिले, कोई ऑफिस में गए और चेयर पे बाहर कोई बैठा हुआ है, मतलब मान लीजिए कि आप कोई ऑफिस में गए और रिसेप्शनिस्ट होता है ना, रिसेप्शनिस्ट, उसी को बोलते हैं रेफरेंस। आप उससे मिले तो वही रेफरेंस के थ्रू हो गया। तो संदर्भ में छात्र शिक्षक अनुपात का लक्ष्य किस प्रकार है दोस्तों, मतलब सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित होंगे उन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मल अगर बात करेगा नॉर्मल तो 30:1 है। नॉर्मल अगर बात करेंगे 30:1 से कम रखना है, सरकार का लक्ष्य है। लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित, उसके लिए क्या हो जाएगा 25:1। क्या हो जाएगा दोस्तों 25:1। मतलब कि पिछड़ा इलाका जो है वहाँ पे 25
छात्र पे एक टीचर होंगे, और जहाँ पे ठीक ठाक एरिया है, जो शहर एरिया है, जो बढ़िया एरिया है, ठीक ठाक एरिया है, वहाँ पे 30 बच्चे पर एक शिक्षक होंगे या उससे कम होंगे। देखिए क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020, NEP 2020 के अनुसार था 25:1 पुपिल टीचर रेशियो इज एम्ड एट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ स्कूल इन एरियाज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ डिसएडवांटेज स्टूडेंट। कह रहा है कि 25:1 छात्र शिक्षक अनुपात, मतलब 25 छात्र पे एक शिक्षक होंगे वहाँ पे जहाँ स्कूलों के संदर्भ में जहाँ बड़ी संख्या में वंचित छात्र हैं दोस्तों, पिछड़ा इलाका में। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि पिछड़ा इलाका में छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए, 25:1, और जो नॉर्मल इलाका है वहाँ पे 30:1 होगा। सही विकल्प चुनिए, करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो NEP 2020 सुझाव देती है कि अधिगम लर्निंग, अधिगम मतलब क्या होता है, लर्निंग तथ्यों और जानकारी को रटकर याद रखने पर आधारित होना चाहिए दोस्तों। देखिए NEP 2020 में इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चे जो हैं वो सोचे ज़्यादा, समझे ज़्यादा, रटने पर जोर नहीं दे बच्चे। ऐसा नहीं कि आप क्लास में गए और बच्चे को रटवा दिए, बच्चा को समझाए नहीं, तो ऐसा नहीं। सोचने की क्षमता को विकसित करना ही लक्ष्य है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। प्रैक्टिकल करवाना ही लक्ष्य है दोस्तों, प्रैक्टिकल सिखाना बच्चे को, जैसे कि आसपास की चीज़ों को बारे में बच्चों को बता करके उसको सिखाना। जैसे कोई 6 क्लास का बच्चा है, 7 क्लास का बच्चा है, तो नया पाठ्यक्रम जो आएगा, नया करिकुलम जो आया है, उसमें बच्चों को बताया गया है कि बच्चे जू में गए तो किस तरह का जानवर देखें, किस तरह से क्या देखें क्या नहीं देखें, तो वो प्रैक्टिकल की तरह ही पूरा बुक को ढाल दिया गया है। तो उसमें कहा गया कि बच्चे लोग समझे, ना कि रटें। यहाँ पे रटने पर कोई जोर नहीं दिया गया दोस्तों, रटने पर जोर नहीं दिया गया है। तो रटने पर जोर नहीं दिया गया है। तो NEP 2020 में अन्वेषण, आलोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित है। NEP 2020 फोकस टुवार्ड्स इंक्वायरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग दोस्तों। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है जो क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस है, क्रिटिकल थिंकिंग पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 2 सही, केवल 2 सही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहता है दोस्तों, कि पाठ्य पुस्तक विषय तक सीमित होना चाहिए। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा नहीं कहा गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों प्रैक्टिकल पर जोर देता है, प्रैक्टिकल, ना कि पाठ्य पुस्तक में जो लिखा है उस पर जोर देता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रैक्टिकल करवाना चाहता है बच्चे को, और वो चाहता है कि बच्चे लोग ज़्यादा सोचें, ज़्यादा दिमाग का यूज करें, तो इस तरह से करवाया जाता है, ना कि याद करके। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। तथ्यों को कंठस्थीकरण पर आधारित होना चाहिए, बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट। क्या बच्चे को याद करवाने पे, कंठस्थ करवाना मतलब कि रटवाने पे फोकस करता है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरह उन्मुख, क्या बच्चों के बीच कंपटीशन बढ़ाने पर पूर्ण करता है कि कौन तेज है कौन कमज़ोर, ये भी नहीं करता है दोस्तों। समालोचनात्मक चिंतन की विकास पर केंद्रित होना चाहिए, फोकस टुवार्ड्स डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग दोस्तों। बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। उसमें फोकस किया गया है कि बच्चे लोग ज़्यादा सोचें, आसपास की चीज़ों को देखकर सीखें। जैसे कि बच्चे को अगर सीखना है, पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा रहा है, तो नया नया बुक जो आएगा उसमें लिखा रहेगा कि बच्चे लोग को शिक्षक लोग ले गए नदी के किनारे, और वहाँ पर नदी के किनारे दिखाएं कि देखिए कैसे पॉल्यूशन हो रहा है, किस तरह से नदी में पॉल्यूशन हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों, जैसे धान गेहूं के बारे में पढ़ाना है, किस खेती के बारे में, तो इसमें फोकस किया गया है कि इस तरह से पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है कि बच्चे लोग, उसमें लिखा गया है कि बच्चे लोग गए घूमने के लिए और वहाँ पे देखें कि किस तरह से खेती हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बच्चे लोग सोचें, दिमाग से सोच करके। जैसे कि अगर किसी बच्चे को नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, चाहे किसी बच्चे को खजुराहो के मंदिर के बारे में पढ़ना है दोस्तों, तो नया एजुकेशन पॉलिसी में फोकस किया गया कि बच्चे लोग उसको देखें और सीखें, सोचें, उसको रटे नहीं कि क्या है खजुराहो का मंदिर। तो नया एजुकेशन पॉलिसी में दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया गया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगा।
ये दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की क्लास है और ये हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। KVS, NVS, CMRS कोई भी एग्ज़ाम है दोस्तों तो उसके लिए 10 नंबर का आना ही आना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें दोस्तों। देखिए, एक्सेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी, गुणवत्ता है, इक्विटी है दोस्तों। तो इसको सरियाना है दोस्तों। देखिए, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत समझने का चीज़ है दोस्तों। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा क्या, ये टैब वाला कहाँ से आ गया। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सबसे पहले फोकस किया गया है कि क्या हो, अफोर्डेबल हो, जो भी हो, मतलब शिक्षा हो, जो भी शिक्षा है दोस्तों वो अफोर्डेबल हो, मतलब कि हर कोई इतना सस्ता शिक्षा हो कि हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। मतलब इतना सस्ता शिक्षा को बना देना है एजुकेशन को कि हर कोई पढ़ सके। उसके लिए बाद कहा गया है अकाउंटेबिलिटी, मतलब उसके बाद कहा गया अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही होनी चाहिए। अच्छे से पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है उसका जवाबदेही होना चाहिए दोस्तों। क्वालिटी पर फोकस किया गया है, क्षमता पर फोकस किया गया, पहुंच पर फोकस किया गया दोस्तों। तो इस तरह से आपको सरियाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, अफोर्डेबिलिटी होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन कहाँ है दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, अफोर्डेबिलिटी। मतलब फोकस ये किया गया है कि इतना सस्ता शिक्षा हो कि सब कोई पढ़े। तो सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी होगा 2, 3, 4, 5, 1। तो सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी हो गया, फिर जवाबदेही हो गया, फिर क्वालिटी गुणवत्ता पर फोकस किया गया पढ़ाई का, फिर इक्विटी समानता पर फोकस किया गया दोस्तों कि बच्चे लोग समान तरीक़ा से पढ़ें, कोई भेदभाव नहीं हो। और एक क्या है दोस्तों, एक्सेसिबिलिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए, शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए दोस्तों, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बहुत बढ़िया, सबसे पहले मिल गया नहीं। कंसेप्चुअल मतलब कंसेप्ट के थ्रू बच्चे को समझना चाहिए। गैर संदर्भित विषय वस्तु, डीकंसेप्चुअलाइज कॉन्सेप्ट, मतलब दोस्तों कंसेप्चुअल नहीं, मतलब कंसेप्ट नहीं पढ़ना है बच्चों का, ऐसी खलेटा मारना है। तो 2 नंबर ऑप्शन गलत हो गया। रट कर सीखना, ये भी गलत हो गया दोस्तों। परीक्षाओं के लिए सीखना, परीक्षा के खाली पढ़ना है बच्चों के लिए नहीं, बच्चों को पढ़ना है दोस्तों, सोचना है, सोच समझ, बच्चे को समझ बढ़े, बच्चे को बुद्धि का विकास हो, इसके लिए पढ़ा जाता है। तो बच्चे को बुद्धि का विकास के लिए दोस्तों पढ़ना है। और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पढ़ना है उसको, मतलब कंसेप्ट के थ्रू अंडरस्टैंडिंग, सोच समझ के। तो इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 17 का 1। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 क्या प्रस्तावित करती है, विद्यालय की पाठ्यचर्या के विषय वस्तु में कटौती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहता है कि विद्यालय की पाठ्यचर्या और विषय वस्तु में कटौती की जाए। सही बात है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में फोकस किया गया है कि जो पहले से चल रहा है सिलेबस, उस सिलेबस को कम किया जाए। तो आप सुने होंगे कि NCERT में बहुत सारा टॉपिक को हटाया गया, कहीं ना कहीं न्यूज़ में आप सुने होंगे। तो इस तरह से फोकस किया गया है कि बहुत सारे नया शिक्षा नीति में बहुत सारा जो चैप्टर है उसको गायब कर दिया गया है, बहुत तरह का चीज़ गायब कर दिया गया है। तो इसमें क्या किया गया दोस्तों, जो पाठ सर्कुलम है, पाठ्यक्रम है, उसको घटाया गया है, पाठ्यचर्या की विषय वस्तु को घटाया गया है। विद्यालय की पाठ्यचर्या में के लचीलेपन में वृद्धि, हाँ ये हो सकता है, हाँ लचीलेपन में वृद्धि किया गया दोस्तों, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी किया गया है, आसान बनाया गया है उसको, पढ़ाई को। रटंत अधिगम को महत्व देना, ये भी गलत है दोस्तों, रटंत को महत्व नहीं दिया गया है। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, विवेक से सोच के महत्व देना दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या प्रस्तावित करती है। विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती तो करता है। इसका ऑप्शन देखते हैं तो ये ना लिखा हुआ है, हम भी गधा। देखिए ऑप्शन ये है, हम वहाँ से काट रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, इसको काटना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है, विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, ये करता है, ये हो जाएगा आंसर।
1 नंबर सही है। विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि करता है, ये भी करता है। रटंत को महत्व देना, ये नहीं करता है दोस्तों। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग को भी करता है। तो इसमें से 3 को आंसर हो जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर दोस्तों। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को महत्व देता है, बढ़ावा देता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और सिलेबस में कटौती को होता है इसमें, और करिकुलम को आसान बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 यहाँ खोजना पड़ेगा। कहाँ 1, 2, 4 दोस्तों, देखिए दोस्तों 3 नंबर में, 3 नंबर में है 1, 2 और 4। 19 नंबर, हेतल। हेतल एक लड़की का नाम है, हेतल है। हेतल घर में गुजराती बोलती है। इस भाषा को पढ़ने और लिखने के में उसका प्रवाह है। मतलब हेतल जो है गुजराती बोलती है, और उसको गुजराती में बहुत अच्छा बोलती है उसको, और वो उसका मातृभाषा है उसका। तो उसके विद्यालय में शिक्षा का माध्यम हिंदी है, लेकिन वह स्कूल में पढ़ने जाती है तो स्कूल में शिक्षा कैसे मिलता है, हिंदी में मिलता है। तो यह भाषा नहीं जानती है वो, हिंदी नहीं जानती है वो। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? तो विद्यालय इसको क्या कहेगा दोस्तों? विद्यालय क्या कहेगा? जैसे हेतल नाम की एक लड़की है जो गुजरात की है, वो गुजराती उसका बहुत अच्छा है, गुजराती में बोलती है, गुजराती में लिखती पढ़ती है, लेकिन वो हिंदी स्कूल में पढ़ने चली गई। तो स्कूल वाला उसको क्या कहेगा? हेतल को हिंदी आता भी नहीं है, तो हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए, ऐसा बात नहीं कहना चाहिए दोस्तों। आप किसी पर भाषा थोप नहीं सकते हैं। जैसे ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें कहा गया है कि आप किसी पर भाषा थोप नहीं सकते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि महाराष्ट्र वगैरह में ये सब ज़बरदस्ती कहता है कि तुम मेरा भाषा बोलो, तो ये सब भाषा थोप नहीं सकते हैं किसी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। तो बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे से मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। ये बढ़िया दोस्तों, ये होगा क्योंकि बहुभाषावाद, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुभाषावाद पर फोकस किया गया, उसको बढ़ावा दिया गया है, और सभी बच्चों को एक दूसरे से मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया बात है ये। अध्यापकों को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा है उसे भूल जाए, ये नहीं कह सकते हैं आप, ये गलत बात है। अगला, हेतल को उस अनुभाग, उस सेक्शन में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देश के माध्यम अंग्रेजी है दोस्तों। देखिए हेतल तो गुजराती जानती है, उसको हिंदी स्कूल में डाला गया, अब उसको आप इंग्लिश में भेज दोगे, इंग्लिश सेक्शन में, तो और उसको दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन है? तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों कि बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया गया दोस्तों। तो बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए दोस्तों। भारत जो देश है, भारत देश में बहुभाषावाद है दोस्तों, बहुभाषावाद है और मल्टी लैंग्वेजेशन है ना। बहुभाषावाद हमेशा रहेगा क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ तमिलनाडु में लोग तमिल बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, बिहार में हिंदी बोलते हैं, यूपी में हिंदी बोलते हैं, बंगाल में बंगाली बोलते हैं। अगर आप तमिलनाडु में जाके कहोगे कि मेरा तुम हिंदी पढ़ो तो वहाँ के लोग विद्रोह कर देगा। अगर हिंदी भाषी क्षेत्र में अगर ज़बरदस्ती अगर सरकार कहे कि आप तमिल पढ़ो तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, किसी को भी। तो इस तरह से भारत में हमेशा बहुभाषावाद था, है और रहेगा। इसी से भारत की एकता रहेगी। अगर बहुभाषावाद रहेगा तभी भारत में एकता रहेगा हमेशा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया गया दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किसका समर्थन नहीं किया गया? पाठचर्या की विषय वस्तु को कम करना, ये किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पाठचर्या की विषय वस्तु को कम किया गया दोस्तों। करिकुलम को कम किया गया है, मतलब जो भी सिलेबस था उसको कम किया गया है। प्रौद्योगिकी का उपयोग, यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको भी किया गया दोस्तों। टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। इसके अलावा इम्फेसिस ऑफ क्रिएटिविटी पर जोर दिया गया दोस्तों, मतलब कुछ नया सीखने पर जोर दिया गया है। तो क्या नहीं दिया गया है? योग्यात्मक मूल्यांकन मतलब समेटिव असेसमेंट को समर्थन दोस्तों नहीं किया गया है।
समेटिव असेसमेंट का समर्थन नहीं किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जिसको समर्थन नहीं किया गया। दोस्तों देखिए, समेटिव असेसमेंट जो होता है, किसी शिक्षण अवधि या पाठ्यक्रम के अंत में छात्र की समग्र समझ और उपलब्धि को मापने के लिए किया जाने वाला मूल्यांकन है। मतलब जो डिग्री मिलता है आपको, आप कॉलेज में पढ़ाई करते हो तो आपको क्या मिलता है? डिग्री। तो यह आमतौर पर एक परीक्षा या प्रोजेक्ट के रूप में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र को एक ग्रेड या स्कोर मिलता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को ग्रेड देना, उसे अगली कक्षा में प्रोन्नत करना और पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। दोस्तों मतलब कि बच्चे लोग को एग्ज़ाम दिया जाता है और एग्ज़ाम लेकर के उसको दिया जाता है, कागज़ दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है दोस्तों, और उसी के आधार पर बच्चे को आकलन किया जाता है कि बच्चा कैसा है। तो इसको निगलेक्ट किया गया है, इसको नहीं माना गया इस बार कुछ नया किया गया। तो नया क्या किया गया दोस्तों? नया क्या किया गया है देखते हैं हम लोग। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन किया गया है। मतलब देखिए, नए एजुकेशन पॉलिसी में समेटिव असेसमेंट नहीं किया गया है। नए एजुकेशन पॉलिसी में समेटिव असेसमेंट को ख़त्म किया गया दोस्तों। उसके अलावा उसकी जगह पर क्या आया है? सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE। तो इसमें क्या देखिए, CCE होता है कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन होता है। तो इसमें कहा गया है क्या कि छात्रों को पूरे शैक्षणिक वर्ष, मतलब पूरे 1 साल में या फिर 2 साल में या 3 साल में, जितने साल का उसका क्या होता है? सेशन होता है, में विकास के सभी पहलुओं का लगातार व्यापक और आकलन करने की एक प्रणाली है। यह केवल परीक्षा केंद्रित मूल्यांकन से आगे बढ़कर दोस्तों देखिए, नया एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि सिर्फ डिग्री के आधार पर बच्चे को नहीं आके, उसके अलावा बच्चे को संज्ञानात्मक मतलब कि सोचने और सीखने की क्षमता। संज्ञानात्मक मतलब क्या होता है? सोचने और सीखने की क्षमता के आधार पर, भावनात्मक मतलब इमोशंस के आधार पर, और मनोप्रेरक जैसे दोस्तों क्या होता है? देखिए, साइकोमोटर मतलब मनोप्रेरक, उसके मन को मतलब बढ़िया जो हो, अच्छे से हो, जो अच्छा छात्र हो, जैसे छात्रों के विकास के सभी बच्चों का ध्यान केंद्रित करता है दोस्तों। मतलब हर एक क्षेत्र को, हर एक तरह से बच्चे को आंका जाए कि बच्चा कैसा है। सिर्फ कागज़ डिग्री दे करके नहीं आंका जाए बच्चा कि कैसा है वो बच्चा। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन हुआ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, इसी का तरह का सीरीज आएगा दोस्तों। ये MRS का एग्ज़ाम तक आएगा, और आपके KVS NVS का भी वैकेंसी आने वाला है, उसका आप तैयारी करते होंगे तो उसके लिए भी दोस्तों ये क्लास है। और अब वो क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों।